तो हमने लास्ट टाइम पे एक बार दोबारा से बात करी थी, अनुभववाद और बुद्धिवाद का एक संक्षेप में बातचीत करी थी, और उसमें हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि जिसको अप्रायरी किस तरह के आइडियाज़ होते हैं, पोस्टियोरीज कैसे होते हैं, इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और क्या हमने देखा था, एनालिटिकल और सिंथेटिक किस तरह के होते हैं, ये हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी थी। और ये भी समझने की कोशिश करी थी कि अनुभववादी किसको मानता है, बुद्धिवादी किसको मानता है इनमें से। अब कांट की एपिस्टेमोलॉजी पे हम आ रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी शुरू में कि कांट का दर्शन है वो समीक्षात्मक दर्शन है। समीक्षा किसकी, अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों की। किस मामले में कि अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों की ज़रूरत है ज्ञान के लिए, अनुभव की भी और बुद्धि की भी, दोनों की ज़रूरत है ज्ञान के लिए। और जो उसने एक नई तीसरी तरह की कैटेगरी निकाल दी। कौन कौन से अभी तक हम जानते थे, एनालिटिकल एनालिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। ये कौन से होते हैं एनालिटिकल, जैसे कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, एनालिटिकल स्टेटमेंट है, पहले प्रकार का हो गया। इसका एक और उदाहरण है कुंवारा अविवाहित व्यक्ति है। अब कांट बोलेगा क्या इस तरह का स्टेटमेंट नॉलेज क्रिएट कर रहा है? नो, इससे नॉलेज क्रिएट नहीं हो रही, ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब होता है जो बात हम पहले से ही जानते थे, बस उसी बात को हमने विश्लेषण कर दिया, उसको खोल दिया है। ठीक है अमित, मान्यता नहीं है ये इसको ऐसा समझो, जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझते हैं आप? जैसे सब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ कि सुमित की लंबाई इतनी है, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं हमने, इसको इस सिंथेटिक प्रकार का हो जाएगा, ये सिंथेटिक स्टेटमेंट। ये क्या होगा, मान लीजिए ये बोलता है सुमित की लंबाई 5 फुट 8 इंच है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है? सिंथेटिक है। ये सुमित के बारे में कोई नई जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये है जानकारी दे रहा है ये, यस, ये नॉलेज दे रहा है। अब इसको आप बोल रहे हो कि ये मान्यता है, मान्यता नहीं है, ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। अगर मैं ये बोलूँ सुमित एक लड़का है, इसमें भी कोई नई जानकारी लग जाएगी, लेकिन अगर कोई जानता होगा कि सुमित लड़कों का ही नाम होता है इंडिया में, तो उसको कोई नई जानकारी नहीं लगेगी कि सुमित एक लड़का है, इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने, है ना। तो ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट के अंदर प्रेडिकेट पहले से ही है, इम्प्लिसिट है, बस उसको एक्सप्लिसिट कर दिया, उसको खोल दिया। ठीक है, तो वो परिभाषात्मक वाक्य होते हैं, उनको एनालिटिकल वाक्य कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है सूरज? आ गई आपको समझ में? परिभाषा क्या करती है? परिभाषा कुछ नया तो नहीं बताती ना किसी के बारे में। परिभाषा वो एक तरह से उसको डिफाइन करती है कि वो चीज़ क्या है। तो वो टोटोलॉजी है एक तरह की। टोटोलॉजी शब्द यूज़ करते हैं लॉजिक में, इसके लिए रिपीट कर रहे हैं हम उसी बात को। कुआरा और अविवाहित व्यक्ति, कुआरे में छिपा हुआ है ये, है ना, बस उसको आपने खोल दिया है, ये विश्लेषण है। तो इसमें नई नॉलेज नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ है सिंथेटिक स्टेटमेंट, जिसमें नई नॉलेज आ रही है अनुभव से, अनुभव पर आधारित है। ठीक है, अब कांट कह रहा है कि भाई तीसरी तरह की भी एक संभावना होती है वाक्यों की, जिस पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना अनुभववादियों ने ना बुद्धिवादियों ने, वो मैं लेके आया हूँ।
उसको उसने नाम दिया सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट। सिंथेटिक भी हैं, अप्रायरी भी हैं। ये चीज़ नई हो गई, सिंथेटिक भी हैं और अप्रायरी भी हैं। अभी तक हम मानते थे सिंथेटिक तो अनुभववादी हो गए, अप्रायरी बुद्धिवाद के उस खाते में आ गए। लेकिन ये कह रहा है कि सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट होते हैं, असली ज्ञान इनसे मिलता है। ये ज्ञान के महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि सारे ज्ञान सिर्फ अनुभव से नहीं होते हैं। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो अनुभव में नहीं आते, लेकिन वो नए प्रकार के ज्ञान होते हैं। सिंथेटिक से क्या आ गया? नयापन आ गया। और इससे क्या आ गया कि बुद्धि पे आधारित है ये, अनुभव पर, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अनुभव निरपेक्ष, अनुभव निरपेक्ष हैं। जैसे एक उदाहरण है कांट का कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है। प्रत्येक कार्य का कारण होता है। ये वाक्य क्या ये अनुभव से पता चलता है? बात ये हो रही है कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। ये चीज आपको कभी अनुभव से नहीं पता चल सकती, क्योंकि आपने ना तो प्रत्येक कार्य देखा है, ना उसका कारण जानते हैं आप, ना आपने अनुभव किया है। ये एक प्राग अनुभविक चीज है, अनुभव पे आधारित नहीं है, ये बुद्धि पे आधारित चीज है। बुद्धि ऐसे सोचती है कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। बुद्धि का एक स्ट्रक्चर है ये कार्य कारण को देखना, ठीक है। लेकिन ये नई जानकारी भी है कांट के अनुसार। जैसे सर एक मोटर है जो पानी निकालती है, हमें एक नल दिखता है कि पानी आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि मोटर की वजह से आ रहा है। तो जब तक हम उस कारण का अनुभव नहीं करेंगे तब तक तो हमें ऐसे ही लगता रहेगा कि पानी आ रहा है। मैं समझ गया, आपने मतलब आपको मोटर से पता चल गया पानी आ रहा है मोटर की वजह से। हाँ जी। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हर कार्य का एक कारण होता है। ये तो यूनिवर्सल वाक्य हो गया ना। अच्छा सर। किसी एक चीज का कारण नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कोई भी कार्य होगा दुनिया में कभी भी, अच्छा उसका सर। कोई ना कोई कारण होगा। ये बात अनुभव से कैसे जान पाओगे? सही है सर। बात समझ गए? हाँ जी। जो घटना आज हुई भी नहीं है अभी तक, भविष्य में कभी होगी, ये उसके बारे में भी है। जो पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में भी है। ये हर घटना के बारे में है। तो ये यूनिवर्सल वाक्य हो गया, है ना। ये अनुभव पे आधारित नहीं है, क्योंकि हम हर घटना का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि ये बुद्धि पे आधारित है, और उसके बावजूद ये नई जानकारी भी है। ऐसा नहीं है कि ये परिभाषात्मक नहीं है, ये स्टेटमेंट, ये परिभाषा नहीं है। इसी तरह से इन्होंने एक और उदाहरण दिया जिसमें बड़ा विवाद हो सकता है। 7 और 5 12 होते हैं, है ना। ये वाला वाक्य जो है ये भी सिंथेटिक अप्रायरी स्टेटमेंट है। वो कह रहे, अब इस पे डिबेट होती है। कुछ लोग मानते हैं कि मैथमेटिक्स तो 7 और 5 12 होते हैं, ये चीज पहले से ही दिमाग जानता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं ऐसा तो नहीं होता। 6 + 6 भी तो 12 होते हैं, है ना। 9 + 3 भी तो 12 होते हैं। तो 12 सिर्फ 7 और 5 होते हैं ऐसा तो नहीं है ना। और ये तो सिंपल है, जब हम और बड़ी बड़ी लिख देते हैं, ये कितने होते हैं, इसमें आप जाओगे मैसेज से, प्रोसेस से जाओगे तो आपके लिए नयापन होगा ना। और बड़ी चीजें कर देंगे तो उसमें नयापन आएगा ना, नॉलेज का। तो ये इनको मान रहा है कि ये भी सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट है। ये अनुभव पे आधारित नहीं है, ये तो तय है, ये तो दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन ये नई जानकारी दे रहे हैं ये प्राग अनुभविक। तो इस तरह के स्टेटमेंट की ये बात कर रहा है, और ये मान के चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है इनको इग्नोर कर रहे थे अभी तक बुद्धिवादी और अनुभववादी। और ये जजमेंट्स हैं, बेसिकली नॉलेज के सोर्स है। इसको, ये बेसिक फंडामेंटल है, फिजिक्स के लिए भी जरूरी है, ये मैथमेटिक्स के लिए भी जरूरी है, और कॉज एंड इफेक्ट जैसे रूल जो है प्रकृति के, इनको समझने के लिए भी
ये स्टेटमेंट जरूरी है, ये इसकी एपिस्टेमोलॉजी बन रही है। इसलिए मैं शुरू में आपको समझा रहा था एनालिटिकल, सिंथेटिक और वो सारे अंतर, क्योंकि उसने इसमें नए तरह का एक चीज ऐड करी है। ठीक है, इसकी आलोचना है, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, लेकिन बाद में इसकी क्रिटिक भी हुई है। क्वाइन और काफी फिलोसफर ने बोला है कि सिंथेटिक और एनालिटिकल कोई अलग अलग स्टेटमेंट इतने होते नहीं है जैसे हम समझते हैं, है ना। उन्होंने टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म करके एक ऐसे लिखा था, उसमें ये चीज क्लियर करी थी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम कांट समझ रहे हैं, तो कांट का ये वाला मेथड है जानने का, नॉलेज का। तो इसके हिसाब से नई नॉलेज जो है वो सिंथेटिक स्टेटमेंट में है, लेकिन यहाँ पे नई नॉलेज तो है लेकिन वो अप्रायरी नहीं है। यहाँ पर अप्रायरी भी है और नई नॉलेज भी है, तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है नॉलेज का। ये है कांट की एपिस्टेमोलॉजी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांट में किसी चीज का अनुभव कैसे होता है। जो कांट का दूसरा तरीका है, जिस पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, वो क्या चीज है और कांट उसको कैसे बात कर रहा है, वो भी एपिस्टेमोलॉजी का ही पार्ट है। लेकिन उसको समझोगे तो ये वाली चीज आपको समझ में आएगी ज्यादा क्लियरली। ठीक है, बोर नहीं होना ज्यादा। ये सूर है, कठिन हो गया, कहाँ अटके हुए हो बताओ। हाँ, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा क्योंकि आपने रिवाइज भी नहीं किया पीछे वाली क्लास के बाद में। पीछे वाली क्लास एक बार देख लोगे तो ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं अभी एक और अनुभव कैसे होता है उसको समझेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगी। मैं ये साफ कर रहा हूं अभी। देखो, कांट के इस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं हम। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। माइंड क्रिएट्स द नेचर। नेचर मतलब और बुद्धि, इसको हम समझेंगे तो हमारे को बात समझ में आएगी कांट की। कांट की दो चीजें हैं जिसको, ये कांट का है। हाँ, दो चीजें हैं कांट में जो आपने नाम सुने होंगे शायद, न्यूमेना और फिनोमेना। फिनोमेना, इसको न्यूमेना को बोल सकते हैं इंग्लिश में थिंग्स इन themselves। Things as we perceive और things as they appear, ऐसे कर लो, as they appear। अब इसका क्या मतलब है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसको समझोगे तो फिलॉसफी का आनंद आएगा। किसका उदाहरण लें, डस्टर और ये तो बहुत ज्यादा हो गया। पेड़ का उदाहरण लेते हैं। पेड़ देखो आप लोग बाहर, है ना। पेड़ अपने आप में क्या है, हमें पता है क्या? पेड़ अपने आप में, थिंग इन देमसेल्फ, वस्तु अपने आप में क्या है? कोई भी वस्तु आप ले सकते हो, पंखा ले लो, बोर्ड ले लो, मुझे ले लो, है ना, और पेड़ ले लो, ये मार्कर ले लो, कुछ भी ले लो। ये अपने आप में क्या है, ये हम जान नहीं सकते, कभी नहीं जान सकते। ये कांट का दावा है। कांट कह रहा है कि हम किसी भी चीज को जानते हैं तो उसको जानने का जो प्रोसेस होता है वो दो चरणों से निकलता है कम से कम। और वो दो चरण क्या है? पहला है स्पेस एंड टाइम, दूसरा है ह्यूमन माइंड की कैटेगरीज। अब इस बात को थोड़ा समझना, धीरे धीरे चलेंगे। जैसे स्पेस एंड टाइम के बारे में आपने कभी सोचा है? स्पेस एंड टाइम क्या होता है? जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं ना, आपके और मेरे बीच में एक दूरी है, इस दूरी को आप अनुभव कर रहे हो? क्या इस दूरी के बिना आप मेरा अनुभव कर सकते हो? मान लो कोई दूरी ही नहीं है, तो क्या आप किसी चीज को अनुभव कर पाओगे? कैन यू इमेजिन इट? एक चीज के बाद दूसरी घटना होती है, दूसरी के बाद तीसरी। ये जो मानसिक
क्रम है, इसको टाइम बोलते हैं। एक चीज के बाद दूसरी चीज हो रही है, दूसरी चीज के बाद तीसरी। क्या इसके बिना आप किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो? इस पे थोड़ा ध्यान दो। स्पेस और टाइम के बिना क्या आप कुछ भी अनुभव कर सकते हो? क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो इनके बिना कुछ? करके देखो, करके देखो। इमेजिन भी करोगे तो क्या उसमें टाइम होगा? टाइम होगा। आप कह रहे हो स्पेस के बिना मैं कुछ इमेजिन कर सकता हूँ, है? लेकिन टाइम होगा ना। आप ये तो देखोगे ना कि इस क्षण ये मैंने ये इमेजिन किया, फिर ये इमेजिन किया, कुछ इमेजिन, और इमेजिन भी करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, है ना? इसीलिए कांट ने बोला ये बेसिकली बाहर नहीं है, ये मन की इंटरनल चीज है, मन के अंदर ही है ये स्पेस एंड टाइम। इसको उसने बोला अप्रायरी है, ये अनुभव से पूर्व है। इसका हमें अनुभव नहीं होता है, स्पेस एंड टाइम को हम अनुभव नहीं करते। हमारे सारे अनुभवों का आधार स्पेस और टाइम है। ये फंडामेंटल बेसिस है, एक तरह से अप्रायरी स्ट्रक्चर है। बैठ जाओ आराम से। अप्रायरी स्ट्रक्चर है ये, अप्रायरी स्ट्रक्चर, प्राग अनुभविक स्ट्रक्चर है ये। इसके बिना हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी हो गई मन, माइंड की कैटेगरीज। कैटेगरी क्या? जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। एक, अनेक और समष्टि, समष्टि, टोटैलिटी, है ना? सिंगुलैरिटी, प्लूरैलिटी, टोटैलिटी। एक, अनेक और सब एक साथ, समष्टि, है ना? इसी तरह से अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व नहीं होना, नॉन एग्जिस्टेंस, और संभावना, ये भी है कैटेगरी। हम हर चीज को इन्हीं के द्वारा देखते हैं। मतलब आप इसको देखोगे तो आपके मन में इसके एग्जिस्टेंस, इसका नंबर, इसके बारे में, इसकी पॉसिबिलिटी, इसका अस्तित्व है, किस रूप में है, ये आगे क्या कर सकता है, ये सारी चीज चलती है ना। कॉज एंड इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इस तरह से इसने कैटेगरीज बनाई है। 12 कैटेगरीज हैं माइंड की। ठीक है, वो आप देखना एक बार, मैंने सारे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि आप किसी भी चीज को देखते हो तो माइंड की इन कैटेगरीज के द्वारा ही आप उस चीज को अनुभव करते हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है अनुभव करने का कि आप इन कैटेगरीज और स्पेस एंड टाइम से परे चीजें अपने आप में कैसी हैं, आप उनको कभी नहीं जान सकते। ये बात क्लियर हुई? अब हम कैसे जानते हैं किसी चीज को? इसी चीज, इसको मैं साफ कर रहा हूं, लिख रहे हो कुछ? ये आप लिखना, बहुत सारी कैटेगरीज हैं ना, 12 कैटेगरीज हैं। अब हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस डस्टर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड थिंग इन देमसेल्फ, कुछ है, डस्टर अपने आप में कुछ है, वी डोंट नो। हम जानते हैं कैसे? ये डस्टर को हम कैसे जानेंगे? ये दो चीजें आएंगी, स्पेस एंड टाइम, इसके थ्रू ही हम देखेंगे कुछ भी। और इसी के पीछे हमारे दिमाग की 1, 3 ये हो गए 12 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज माइंड में है ना? इसको इसने नाम दिया सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटीज। और इसके द्वारा जो हमें स्पेस एंड टाइम के थ्रू हमने जाना है इसको, इस डस्टर को आप जान रहे हो ना, स्पेस एंड टाइम के थ्रू। फिर ये आपके माइंड की कैटेगरी में गया कि एक स्पेस है, पीला रंग है, ये है, इसका अस्तित्व है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये साफ कर देगा थोड़ी देर बाद। ये सारी चीज चल रही है आपके दिमाग में, है ना? ये बना है लकड़ी से, कॉज एंड इफेक्ट, सब कुछ चल रहा है। फिर जो चीज आप जाने, यहाँ पे आप जो जाने, ये है फिनोमेना, फिनोमेना, या इसको है जो आउटपुट है, जो आपकी नॉलेज है, एक तरह से नॉलेज जो बन रही है आपकी, है ना, जो ज्ञान बना डस्टर के बारे में,
वो इस प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे बना, और आप जो जानते हो आप इसको जानते हो, ये जो पहुंचा आप तक। यहाँ पे डस्टर अपने आप में क्या है, यू डोंट नो। इसको इसने बोला न्यूमिना है ये। थिंग इन देमसेल्व्स कैसी है हमें नहीं पता, क्योंकि हम इनके इन सेंसिबिलिटीज और अंडरस्टैंडिंग इनके थ्रू ही हम किसी चीज को जानते हैं, जो फिनोमेना होता है। और ये न्यूमेना थिंग इन देमसेल्व्स है। ये थिंग एज दे अपीयर, ये फिनोमेना हो गया। या थिंग एज वी परसीव, जैसा हमें दिखती हैं वो उस रूप में ये चीजें हो गई। इस पे ही पूरी की पूरी कांट की एपिस्टेमोलॉजी बनी हुई है। अब देखोगे आप इसमें, अभी आप देखो जो अभी इससे पहले हमने देखा था ना, सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट। तो यहाँ पे सिंथेटिक क्या बना, जो आपने डस्टर का जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे जो सेंस डेटा आया ना, ये स्पेस एंड टाइम के थ्रू जो कैटेगरीज में आया उसको बोलेंगे सेंस डेटा। रॉ डेटा आया ना आपको अनुभव से, आपने यहाँ डस्टर था जिस रूप में, उस रूप में तो नहीं पता, लेकिन आपको इसको देखने से कुछ रॉ मैटर पहुंचा ना आप तक। पहले उस रॉ मैटर को आपने अपने दिमाग में डाला, दिमाग में डाल के आपने नाम रूप दे दिया इसको, ठीक है। फिर आपने बोला ये डस्टर है, एक डस्टर है जो ठोस है, जो क्लासरूम में है ना, जिससे सर ये बोर्ड साफ करते हैं, ये सारी चीज आपके दिमाग में आई ना, ये कैटेगरीज हैं। इस तरह से आपको जो अनुभव हुआ वो हुआ इस डस्टर का फिनोमेना पहुंचा आप तक। अपने आप में डस्टर क्या है वी डोंट नो, लेकिन इस डस्टर से कुछ ऐसी चीज है जो आपके माइंड तक पहुंची, उसको बोला सेंस डेटा, जो आपको अनुभव से प्राप्त होगा। संवेदनाएं जो आप तक पहुंची, जैसे इसका पीलापन, इसको टच करेंगे है ना, इसको फेंकेंगे आवाज आएगी, ये सारी चीज ऐसी तो जानते हैं हम किसी चीज को, ये सेंस डेटा है। लेकिन उस सेंस डेटा को, अब ये सेंस डेटा जो है वो सिंथेटिकली आया ना आप तक, संश्लेषणात्मक हुआ ना, नया डेटा आया ना, लेकिन ये कैटेगरीज तो अप्रायरी है, अप्रायरी है ना ये तो, क्योंकि ये तो दिमाग में पहले से ही है, जन्म से ही है। और जो नॉलेज बनी, जो फिनोमेना बना, उसमें सिंथेटिक चीज भी आई, सेंस डेटा, और अप्रायरी कैटेगरीज भी आई। तो फिनोमेना में भी क्या बना, सिंथेटिक अप्रायरी, दोनों चीजों के जोड़ से बना ना नॉलेज। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, इसको इसने जो ये है ना स्पेस एंड टाइम, इसको इंट्यूशन भी बोला है एक जगह पे। इंट्यूशन सेंसिबिलिटीज, इंट्यूशन। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नेट के एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग बोल दिया, तो इन दोनों से जुड़ के जो चीज बनेगी वो नॉलेज बन गई, सिंथेटिक अप्रायरी नॉलेज बन गई। यहां तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? अप्रायरी है क्योंकि वो दिमाग का स्ट्रक्चर है ना। रॉ डेटा है वो अनुभव से आएगा, हाँ सिंथेटिक हो गया क्योंकि नया है, नई जानकारी मिल रही है ना डस्टर के बारे में, आपको पहले से तो नहीं पता डस्टर कैसा है। तो ये आएगा कैसे, स्पेस एंड टाइम के थ्रू आएगा और कैटेगरीज के थ्रू आएगा, तब पहुंचेगा आप तक, सीधे नहीं पहुंच सकता कभी भी। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि स्पेस एंड टाइम के बिना आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। हर अनुभव का आधार स्पेस एंड टाइम है, देश काल, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना है, ये इसको हम नॉलेज बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी बोलते हैं, ऐसा नहीं ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये कैटेगरीज जो है, यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, कांट ना यूनिवर्सल थिंकर है, वो ये नहीं मानता ये कैटेगरीज मेरी पर्सनल है, ये मानता है पूरे के पूरे ह्यूमन की यही कैटेगरीज है। इसलिए ह्यूमैनिटी की जो नॉलेज है वो ऐसी नॉलेज पे पहुंच सकती है ह्यूमैनिटी जहां पे एक ज्ञान होगा, ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगी, लेकिन वो वस्तु की वास्तविक स्वरूप में नहीं है, वो है हमारे अपने फिनोमेना में। न्यूमेना जो है वो अपने आप में क्या है, डस्टर अपने आप में कैसा होगा वो हम नहीं जान सकते कभी भी। अपने आप में मतलब डस्टर को अगर हम ना जाने, हमारे इन कैटेगरीज और स्पेस एंड टाइम से अलग कैसा है वो हम नहीं जानते। इसी वजह से कांट को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि हाँ
ये नॉलेज जो है इसको ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही बोल रहा है ये, क्योंकि ये कैटेगरीज और स्पेस एंड टाइम ये मेरी पर्सनल नहीं है ना, ये सारे ह्यूमन के बीच में है। अब आपने बोला सर कि ये डस्टर खुद अपने आप नहीं जान सकते। नहीं, डस्टर को आप ये नहीं जानते कि अपने आप में डस्टर किस रूप में है। हाँ, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया सर। यदि हम अमित की बात करें, हाँ, हम अमित को नहीं जानते, अपने आप नहीं कह सकते। नहीं, वो बात नहीं है, ये थोड़ी अलग है, इसको समझ। जैसे डस्टर अपने आप में हमारे ज्ञान से स्वतंत्र किस रूप में है, स्पेस एंड टाइम से परे किस रूप में है, हम नहीं जानते, नहीं जान सकते ना, क्योंकि हम हर चीज को स्पेस एंड टाइम के थ्रू जानते हैं और माइंड की कैटेगरीज के थ्रू जानते हैं। इनसे इंडिपेंडेंट कैसा है वो हम नहीं जानते, लेकिन स्पेस एंड टाइम और माइंड की कैटेगरीज मेरी पर्सनल नहीं है, वो सारे ह्यूमन में एक ही तरह से काम करती है, इसलिए ये डस्टर सबको एक जैसा ही दिखेगा, इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं है ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल नहीं है, ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि वो किसी चीज को इस तरह से ही जान सकती है, पूरी ह्यूमैनिटी की बात है ये, एक व्यक्ति की बात नहीं है कि मेरा पर्सनली डस्टर से क्या रिलेशन है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। बाद में फिनोमेनोलॉजी करके एक पूरी साइंस डेवलप हुई है, साइंस बोले या फिलोसफी बोले, मेथड डेवलप हुआ है फिनोमेनोलॉजी करके, उसमें आगे इससे बातचीत हुई है सब्जेक्टिविटी पे, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव पे। अभी कांट उसकी बात नहीं कर रहा है, कांट यूनिवर्सलिस्ट है, वो यूनिवर्सल थ्योरी ही बनाएगा। अभी कांट की मॉरलिटी पढ़ेंगे थोड़ी, या तो इस आज पढ़ेंगे या कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। कांट की मॉरलिटी जो है वो यूनिवर्सल पे ही आधारित है। कांट की मॉरलिटी तो इतनी यूनिवर्सल है कि एक बार सोच लिया किसी भी चीज को आप करने जाओगे तो आपको ये सोचना है कि इसको यूनिवर्सल रूल बना सकते हैं कि नहीं। आज की हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे कांट की मॉरलिटी की और उसको हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या मॉरलिटी है और मॉरलिटी से उसका क्या रिलेशन है, उसको हम समझेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नए विचार के साथ।